हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602919713 और दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन मनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों 24 अक्टूबर के दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है तो ध्यान से सुनना है आपको। अक्टूबर माह में ही जोनास सॉक का जन्म हुआ था, जो कि वर्ष 1955 में पोलियो की पहली वैक्सीन का आविष्कार करने वाली टीम के प्रमुख थे। यानी जोनास सॉक का जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर के दिन हम विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। दोस्तों, जो जोनास सॉक हैं, उन्होंने पोलियो की पहली वैक्सीन बनाने में बहुत मदद की थी और जो वैक्सीन बनाने वाले आविष्कारक थे उसकी टीम के ये प्रमुख थे। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2012 की शुरुआत में भारत को पोलियो ग्रसित देशों की सूची से हटा दिया था। यानी जो WHO है, उसने भारत को 2012 में पोलियो की ग्रसित सूची से हटा दिया था। दोस्तों, अब थीम पूछी जाती है किसी भी दिवस की, तो आप ध्यान से सुनिएगा। विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। क्या थी दोस्तों? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। अब हम पोलियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। पोलियो वायरस से फैलने वाला रोग है, यानी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। क्या? पोलियो, जो कि वायरस से फैलता है। इसमें होता क्या है कि आमतौर पर टांगों में लकवा हो जाता है और पोलियो का वायरस मुंह के रास्ते से अंदर प्रवेश करता है हमारे शरीर में और ये आंतों को प्रभावित करता है। दोस्तों, वायरस के शरीर में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों के बाद इसमें लकवा हो सकता है, यानी पक्षाघात हो सकता है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि यह लक्षण 3 से 5 दिनों के बाद प्रदर्शित हों। तो अब कौन कौन से लक्षण हैं इसके? तो जैसे पेट में दर्द होना, उल्टियां आना, गले में दर्द होना, सिर में तेज दर्द होना, इसके अलावा तेज बुखार और खाना निगलने में कठिनाई होना। तो ये हैं पोलियो के कुछ लक्षण। और दोस्तों, याद रखिएगा कि पोलियो में हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर का, वो प्रभावित होता है। तो याद रखना है कि पोलियो से हमारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी की किस मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मीनू मुमताज का। यानी मीनू मुमताज का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थी। दोस्तों, अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि कल यानी 25 अक्टूबर 2021 को नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। तो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड पर एक लेक्चर बनाया है। तो आप इस लेक्चर को सुनने के बाद उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस लेक्चर में हम नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 को अगर हम ऐड करते तो ये लेक्चर बहुत बड़ा बन जाता। तो इसको हमने अलग से बनाया है, तो आप उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को ऐड किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मीनू मुमताज के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं इसके साथ। तो अभिनेत्री मीनू मुमताज का 23 अक्टूबर को 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, वह कनाडा में वर्तमान में रह रही थी और कुछ समय पहले ही उन्हें कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। मीनू मुमताज ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और अगर हम बात करें मीनू मुमताज की, तो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और कॉमेडियन महमूद की बहन थी। दोस्तों, उन्हें देविका रानी ने फिल्मों में ब्रेक किया था, यानी उनको फिल्मों में लाने का जो काम है वो देविका रानी ने किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। इसके मुख्य पॉइंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। योजना के तहत
इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। यानी जो श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर होगा उसमें जो दवाइयां होंगी उसकी जो कीमतें होगी उनकी कीमतें 50 से 71% तक कम होंगी। दोस्तों, योजना के तहत इन दवा दुकानों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50.09% और अधिकतम 71% तक की छूट का लाभ मिलेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के अंतर्गत राज्य के 84 दुकानों की शुरुआत की है। यानी हाल ही में जो योजना शुरू हुई है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, तो इसके तहत वर्तमान में 84 दुकानें शुरू की गई हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। दोस्तों, एक और खास बात है कि ये जो दुकानें होंगी ये गूगल मैप पर उपलब्ध होंगी। यानी अगर आप गूगल मैप की सहायता से इन दुकानों को खोजना चाहते हैं, यानी श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर को अगर आप खोजना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप गूगल मैप की सहायता से भी इनको खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो आंसर है इसका 9, यानी 9 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, यानी इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है और ये मेडिकल कॉलेज राज्य के सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं। यानी जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं ये सिद्धार्थनगर में होंगे, एटा में होंगे, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में होंगे। दोस्तों, इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए 900 MBBS सीटें और 3000 बेड बढ़ेंगे। यानी कि अगर ये मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में 900 MBBS की सीटें बढ़ जाएंगी और लगभग 3000 बेड और बढ़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि साल 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने कितने राजदूतों को अपना देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो आंसर है इसका 10, यानी 10 राजदूतों को अपने देश छोड़ने का आदेश दिया है। यानी उन्होंने 10 देशों को ये आदेश दिया है, उनके राजदूतों को ये आदेश दिया है कि वो तुर्की को छोड़ दें। तो ये बहुत ही अचानक लिया गया फैसला है और इससे अब तल्खी बढ़ने वाली है अमेरिका और तुर्की के बीच में। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप ताइप एर्दोगन। तो उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक और देश अब बर्बादी की तरफ जा रहा है क्योंकि उसने दुश्मनी मोल ली है किससे? अमेरिका से। दोस्तों, तुर्की सरकार ने इन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया है। यानी जो भी वहां पर एम्बेसडर थे उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार व्यक्ति घोषित कर दिया है और ऐसे में वो लोग अब तुर्की में नहीं रह सकते हैं। इन राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा करने की अपील की थी। यानी इनका कहना यह था कि जो तुर्की की जेल में एक समाज सेवक है उनको रिहा कर दिया जाए। तो इसकी अपील की थी तुर्की की सरकार से। तो तुर्की की सरकार जो है, वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने इन 10 देशों को अपने देश से बाहर निकलने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, तुर्की ने जिन राजदूतों को बाहर किया है उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप इनके नाम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उनमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अलावा नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के राजदूत शामिल हैं। यानी इन देशों के राजदूतों को यह कहा है कि आप हमारे देश से बाहर हो जाइएगा और इन्हें क्या कहा है? पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तुर्की की। तो तुर्की यह देश यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में स्थित है। इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यूरोप का मरीज कौन सा देश कहलाता है, तो आंसर होगा इसका तुर्की। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है और सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। क्या है दोस्तों? इस्तांबुल, जिसे कुस्तुतूनिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा और राजभाषा तुर्की है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं इन्हें, कि दूसरे चरण की समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है? तो आंसर है इसका विक्रांत, यानी विक्रांत का दूसरा चरण का परीक्षण शुरू हो गया है।
दोस्तों अब हम इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का कोच्चि में समुद्री ट्रायल 24 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है। यह इंडिया में बना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो दोस्तों याद रखना है कि 24 अक्टूबर 2021 से आईएनएस विक्रांत का कोच्चि में समुद्री ट्रायल शुरू हुआ है और यह समुद्री ट्रायल का दूसरा चरण है। दोस्तों आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप, यानी ऐसे शिप जिनका उपयोग इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े जहाज होते हैं जो कई फाइटर एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू वायुयानों को लेकर समुद्र में तैर सकते हैं। इस शिप पर एक रनवे यानी उड़ान पट्टी भी होती है जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वह एक प्रकार से चलते फिरते एयरपोर्ट होते हैं जहां पर एरोप्लेन उतर भी सकते हैं और यहां से वो उड़ान भर भी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, यानी ऐसे बड़े जहाज जो कि जिनमें वायुयान उतर भी सकते हैं और यहां से उड़ान भी भर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वायुयान होंगे ये लड़ाकू वायुयान होंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर का काम होता है देश की यानी दुश्मन देश की नौसेना से निपटने के लिए वायुसेना को सपोर्ट देना। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो दुश्मन देश होता है उसकी नौसेना से निपटने के लिए अपने देश की वायुसेना को सपोर्ट करना। तो अगर किसी देश के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है तो ये माना जा सकता है कि उस देश की नौसेना बहुत ही मजबूत है। तो भारत इन देशों की श्रेणी में शामिल है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं विक्रांत के बारे में। तो विक्रांत का नाम संस्कृत के विक्रांत शब्द से लिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्वदेशी है यानी इंडिजेनियस है और विक्रांत के 70% से ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं और इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो विक्रांत है वो पूरी तरह से स्वदेशी है और इसके लगभग 70% जो पार्ट हैं और जो इसका मटेरियल है और इक्विपमेंट है ये सब भारत में ही बनाए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। दोस्तों कुछ और पॉइंट हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। विक्रांत की डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा काम कोच्चि के शिपयार्ड में किया गया है जिसकी पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के पास है यानी डीएनडी के पास है। दोस्तों क्या है आईएनएस विक्रांत की खासियत, तो इनको भी हम जान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन है 40,000 टन। कितना है दोस्तों? 40,000 टन। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। आईएनएस विक्रांत में 14 फ्लोर हैं जिनमें से 1700 जवान तैनात रह सकते हैं। इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। यानी दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईएनएस विक्रांत है वो कितना बड़ा है। यानी इस पर 30 से अधिक जो लड़ाकू विमान है वो तैनात किए जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों आईएनएस विक्रांत में मिग 29 के फाइटर जेट भी होंगे। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-16 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 64 बाराक मिसाइलें भी लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने और परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। दोस्तों अब हम विक्रांत के 22 साल का सफर भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आईएनएस विक्रांत कैसे और कब बना। तो 1999 में इसकी डिजाइनिंग पर काम किया गया था। फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद 2013 में पहली बार यह पानी में उतारा गया था और 2020 में हॉर्वर और वेसन ट्रायल इसके पूरे हुए थे। 2021 में इसका समुद्री ट्रायल भी शुरू हुआ और 2022 में ऐसा कहा जाता है कि यह इंडियन नेवी में कमीशन किया जा सकता है। कमीशन किए जाने का अर्थ ये होता है दोस्तों कि यह इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था विक्रांत का 22 साल का सफर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होता है तो भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से जो पड़ोसी देश हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों पे आंख दिखाते रहते हैं अब वो भी होशियार हो जाएंगे दोस्तों भारतीय नौसेना से।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, सॉरी 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, यानी 25 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में किस जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है? तो फैजाबाद जंक्शन। और इंसान में सुअर की किडनी का फर्स्ट सफल ट्रांसप्लांटेशन किस देश में हुआ है? आंसर है अमेरिका। तमिलनाडु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है? तो सुबा वीर पांडियन की अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बन गया है राजस्थान का? तो वो जिला है प्रतापगढ़। और अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान और किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? तो उनके नाम है तुर्की, जॉर्डन और माली। चलिए फ्रेंड्स अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या है? और चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम वो नाम डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। दोस्तों उनके नाम है नीरज, प्रदीप कुमार, हिमांशु, अविनाश सिंह भदौरिया, विष्णु सोलंकी, प्रीति मंडल और मनीषा भारती। तो इन सभी लोगों ने बहुत ही सटीक आंसर दिए हैं, बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं और ये लोग क्लास में रेगुलर भी रहते हैं। आप भी आंसर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स कुछ और बातें डिस्कस करते हैं कि आप स्टडीकर को खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा उनके माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। आपको एक काम करना होगा कि आप एक रेफरल कोड यूज करेंगे, राजा नंबर 1। जैसे ही ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।